हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों आयोनिक बॉन्ड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। पार्ट नंबर 5। पिछले वीडियो के अंदर बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई थी, मतलब 2 चीज़ सिखाई थी पार्ट नंबर 4 में। एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट लॉ और फॉर्मल चार्ज के बारे में आपको एक्सप्लेन कराया था। उसका फॉर्मूला कैसे होता है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं मॉलिक्यूलर चार्ज को, और कुछ लिमिटेशंस बताई थी बच्चों ऑक्टेट लॉ की कि ऑक्टेट लॉ में क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या क्या चीज़ फॉलो करता है ऑक्टेट लॉ। वो सब बातें मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में एक्सप्लेन की थी। ठीक है, आज का हमारा पार्ट नंबर 5 है बच्चों। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन दबाओ। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले दिनों में एक आयोनिक बॉन्ड को बच्चों एक नाम और देते थे हम। बताओ, जब 2 फोर्स अट्रैक्शंस बनते थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते थे, तो वहाँ एक बॉन्ड होता था। कौन सा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या होता है? ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं और वो दूसरा आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या चीज़ देखनी है कि ईज़ ऑफ आयोनिक बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता है? एक तो आयोनिक बॉन्ड बनना, ठीक है, और एक आयोनिक बॉन्ड आसानी से बनना। इसका मतलब क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड आसानी से बनना। बच्चों दोनों में डिफरेंट है, आयोनिक बॉन्ड और ईज़ ऑफ आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस। मतलब एक तो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या? मतलब आसानी से बनने वाला आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। आप प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो को रखो। ठीक है, हाँ बच्चों, इसको मतलब मैं आपको हिंदी में एक एग्ज़ाम्पल सिखाता हूँ बच्चों। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि एक तो आयोनिक बॉन्ड बनना और एक आसानी से आयोनिक बॉन्ड बनना। मतलब 2 स्टूडेंट थे। एक स्टूडेंट तो बच्चों इतना पढ़ा, दिन रात पढ़ा, एग्ज़ाम के अंदर 70% लेके आया। एक स्टूडेंट बच्चों ऐसा था बिल्कुल नहीं पढ़ा, वो भी 70% परसेंट ले आया। दोनों में डिफरेंट है ना। तो बच्चों इसको बनाने के लिए, आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए बच्चों आपको 2 चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। वो 2 पॉइंट क्या है कि इज़ विद विच एन आइटम लूज इट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑफ कैटायन एंड द इज़ विद विच एन आइटम गेन एंड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑफ एनायन। मतलब कोई आइटम्स होते हैं कैटायन और एनायन। कैटायन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है, ठीक है, तब जाके वो एक आइटम बनता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है। और हमारा आयनायन का क्या होता है? मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है, तब जाके वो एक बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? इज़ विद विच दिस आयंस। मतलब हमारा कैटायन होता है और एक अनायन होता है। यहाँ क्या है? आयंस, ठीक है, कंबाइंड एंड अरेंज थंब सेल इन द क्रिस्टलेटाइड। क्रिस्टलेटाइड एक नया पॉइंट है, नया नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिस्टलेटाइड का मतलब क्या होता है? मतलब आपने कहीं देखा होगा कोई भी आयंस को कोई लिक्विड फॉर्म में देखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्या आपको KCl लिक्विड फॉर्म में देखा है? नहीं देखा है। NaCl को देखा है? नहीं देखा है। CaCl को देखा है? नहीं देखा है। CaCl2 को देखा है? नहीं देखा है। Mg2Cl2 को देखा है? नहीं देखा है। बच्चों ये सारे एग्जाम्पल ये कौन सी फॉर्म में दिखाई देते हैं? ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म में दिखाई देते हैं? सॉलिड फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म कैसे होता है, वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराऊंगा। तो बच्चों आप ध्यान रखना, कोई भी आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें ये 2 कंडीशंस अपलोड होती है। ठीक है, बच्चों हम सॉलिड फॉर्म में कोई भी
इसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सॉलिड फॉर्म में हम कैसे बनाएं। क्रिस्टल लेटाइल बच्चों मैंने आपको एक क्लास 12th में सॉलिड स्टेट के अंदर बताया हुआ है कि कोई भी लेटाइल्स को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। देखो, कोई भी हमारे पास सॉलिड होता है वो हमेशा बच्चों मतलब चिपके रहते हैं आपस में, ठीक है। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी, मतलब जो सॉलिड होता है ना वो आपस में बच्चों चिपका रहता है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेस ना देके हुए मैंने इस ऐसे रिप्रेजेंट किया है इस NaCl को, मैंने एक नाम दे दिया है सॉलिड को NaCl। NaCl मतलब ये दोनों बच्चों आपस में कंप्लीट फॉर्म में चिपके हुए हैं, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टल लेटाइट, ठीक है। अब तो ये बच्चों स्ट्रक्चर 2D में है, ठीक है। 3D में इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पिछले चैप्टर में बच्चों आपको मैंने बताया था जो भी हमारा कैटायन होता है ना, लूज़ करने के बाद उसका साइज छोटा हो जाता है, एंड जो भी हमारा एनायन होता है वो गेन करने के बाद उसका साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये तो हमारा 2D स्ट्रक्चर था, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बताऊं या आप देख लोगे, बिल्कुल इजी है बच्चों, कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो बस सिंपल सी एक समझाने के लिए है, ठीक है। जो भी हमारा लेटाइज होता है ना, इन ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ आयंस ऑफ द कंपाउंड, जो भी हमारे 3D अरेंजमेंट, जब भी हम 3D अरेंजमेंट करते हैं किसी लेटाइज को, वो ही हमारा क्या होता है, क्रिस्टल लेटाइज होता है, ठीक है। नाउ बच्चों आपको इतना क्लियर हुआ, मैंने यहाँ आपको क्या बताया है कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए या और इजी आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ 2 इक्वेशंस का फॉलो करना पड़ेगा, 2 पॉइंट को आपको फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशंस तैयार होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या बताया था कि कोई भी हमारा आइटम है वो लूज़ करके मतलब कैटायन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, गेन करने के बाद वो आनायन बन जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या था, कोई भी हमारा आयंस है कंबाइंड एंड अरेंजमेंट थम्बसेल्व्स ऑफ द क्रिस्टल लेटाइज, ठीक है। एक पॉइंट मैंने ये बता दिया 2D का, और एक मैंने बता दिया यहाँ 3D, मतलब आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लोगे 3D में वो कैसे दिखाई देगा आपको, NaCl आपको दिखाई देगा। ये 2D के फॉर्म में था, और NaCl आप 3D स्ट्रक्चर बना सकते हो, इमेजिन्स कर लो, ठीक है। तो लेटाइज इज रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ आयंस ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। आप इतना आप नोटबुक में आप उतार लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। बच्चों मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू किसी भी फॉर्मेशंस कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों मैंने लिया है फॉर्मेशन ऑफ NaCl को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि Na मतलब सोडियम, मतलब एक गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा, मतलब हमारा सोडियम है गैसेस फॉर्म में है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। Na पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन, ओके। जब यहाँ एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जब कौन सी एनर्जी वहाँ अपलोड की जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। ये प्रोसेस यूज़ करने के बाद एक कैटायन फॉर्म में बन जाता है प्रोसेस, ठीक है। इस फॉर्म के प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, मतलब कोई भी हमारी रूम है उस अपने एनर्जी को एक्सेप्ट करना, ठीक है, कोई भी बाहर की एनर्जी को एक्सेप्ट करना, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक, ठीक है। इतना आपको पता होगा। सेकंड हमारा है क्लोरीन, ठीक है, गैस। ये अपने क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी, ठीक है। इसमें एनायन का फॉर्म यूज़ होगा तो यहाँ हमारा नेगेटिव फॉर्म आ गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चंस आता है कि देन ए बॉन्ड फॉर्मेशंस टेक प्लेस एनर्जी इज रिलीज वाहे, मतलब कोई 2 बॉन्ड है, उन दोनों बॉन्ड के बीच में जो भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो काय को होती है, ठीक है। किसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, क्यों होती है।
देखो बच्चों, देन ए बॉन्ड फॉर्मेशन टेक पे एनर्जी इज रिलीज वाहे, मतलब कोई भी जब कोई दो बॉन्ड बनता है, उन दो बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी रिलीज होती है वो काय को होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशंस। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशंस कब होता है बच्चों, मतलब कोई भी हमारे पास वैलेंस सेल होगा या ऑक्टेट होगा, उसमें क्या होगा, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने के बाद ही तो हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब ऑक्टेट बोल दो या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोल दो। ठीक है, वो क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलता है, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हमारी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या काय को होगी, मतलब प्योर स्टेबिलिटी हो जाएगी। उसने अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टेबिलिटी को हासिल कर लिया है। ठीक है, ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। स्टेबिलिटी लेने के बाद मेरा एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी डायरेक्टली बाय 1 बाय स्टेबिलिटी। अगर एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो यहाँ तो बच्चों क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो रिलीज़ हो रहा है तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज टू रिड्यूस इट, मतलब एनर्जी रिलीज टू रिड्यूस इट होगी। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हुआ। तो देन ए बॉन्ड फॉर्मेशंस टेक प्लेस, एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, अगर देखो ये वाली इक्वेशंस और ये वाली इक्वेशंस, यहाँ है पॉजिटिव यहाँ है नेगेटिव, इन दोनों कंडीशंस का अगर मैं टोटल निकालूं तो यहाँ बच्चों हमारा क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा क्या, देन ए बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, एनर्जी इज रिलीज इज इक्वल टू नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव की फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, नेगेटिव की फॉर्म में हमेशा दिखाई देंगे। ठीक है, तब जाके हमारा बॉन्ड फॉर्मेशंस के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन हम क्यों करते हैं, ताकि उसके वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद उसका जो स्टेबिलिटी है वो गेन कर लेती है। ठीक है, यहाँ हमारा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ओके, तो एनर्जी रिलीज टू रिड्यूस इट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के बाद हमारा जो टोटल इक्वेशंस निकलेगी वो नेगेटिव फॉर्म में आएगी। ओके, इतना आपको क्लियर करना।